Good morning, friends. Welcome back. Here I am with the third video of the second chapter of business studies, that is principle of management. In this video, we will discuss the contribution of Henry Fayol in the principle of management propounded by him, that is known as general management. So let's start. We have seen this diagram in earlier video also. In this video we will see the general management by Henry Fayol, in which he provided us 14 principles. And these principles here are given: division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to common good, remuneration, centralization and decentralization, it is scalar chain, order, equity, stability, initiative and spirit the corps. We will discuss everything in this video. Actually, what Henry Fayol exactly explained, Fayol ने जो explain किया और जो F.W. टेलर ने explain किया, उसमें थोड़ा सा difference ये था कि F.W. टेलर ने वर्कमैन लेवल पर मैनेजमेंट को ज़्यादा जोर दिया। उनका मानना था कि ये काम करने वाले हैं और सारा प्रोडक्शन का जिम्मा उनका है, तो उन्होंने नीचे से ऊपर की तरफ, और जबकि हेनरी फ्योल ने ऊपर से नीचे की तरफ, यानी मैनेजर्स पे इनके मैनेजमेंट का जो जनरल मैनेजमेंट है उसका फोकस ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि मैनेजर का काम कितना इम्पोर्टेंट है, किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए मैनेजर को अपना काम करते समय। इफ़ वर्कर्स एफिशिएंसी मैटर्ड इन द फैक्ट्री, उनका मानना था कि अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता मायने रखती है किसी फैक्ट्री में, तो मैनेजर्स की भी रखती है, क्योंकि मैनेजर्स अगर इनकैपेबल होंगे, इनएफिशिएंट होंगे, तो आपके वर्कर्स का काम वेस्ट भी हो सकता है। तो इनका ये मानना था। और भी बहुत सारी चीज़ें हेनरी फ्योल ने हमें हमारे मैनेजमेंट को दी हैं। मैनेजमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पहली बार इन्होंने ही फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की पहचान की थी। इनके शब्दों में प्लान था, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल। तो इन्होंने माना था कि मैनेजमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि ये हैं। इनका और भी मानना था कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कुड बी डिवाइडेड इनटू, जितने भी इंडस्ट्रीज़ के काम होते हैं उनको हम लोग इन विभागों में बांट सकते हैं, जैसे टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजेरियल। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, तो पूरे इंडस्ट्रियल वर्क का हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, उनको टुकड़ों में बांट दिया। एक टेक्निकल टुकड़ा है, एक कमर्शियल चीज़ें देखता है, एक फाइनेंशियल चीज़ें देख रहा है। तो उस चीज़ पूरे इंडस्ट्रियल वर्क का हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया। द क्वालिटीज़, और इनका मानना था कि एक मैनेजर के अंदर ये खूबियाँ भी होनी चाहिए, फिजिकल, मोरल, उसके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या ठीक है और क्या गलत है, इसका अंदाज़ा उसको होना चाहिए। ही शुड बी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड होना चाहिए। उसके पास उस जिस काम को भी वो मैनेज कर रहा है उस काम का नॉलेज होना चाहिए, और एक्सपीरियंस उसके पास अगर हो तो एक मैनेजर को अच्छा मैनेजर बनाने में काफ़ी मदद करता है। लेट्स स्टार्ट द प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल इन जनरल मैनेजमेंट। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब ये था, जिस तरीके से हम लोग F.W. टेलर ने हमें सिंप्लीफिकेशन की बात बताई थी, उसी तरीके से हम लोग जनरल मैनेजमेंट में डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब ये है कि हम लोगों ने काम को बड़े काम को छोटे छोटे काम में बांट दिया। अब छोटे काम को मॉनिटर करना भी आसान होगा, छोटे काम को देखना कि ये टाइम पे हो रहा है कि नहीं, उसमें क्या कमी है। तो हम लोग हर स्टेप पे, हर छोटे से बड़े काम के छोटे टुकड़े में से छोटी छोटी कमियों को ढूंढ के अगर उसको दूर करेंगे तो पूरा का पूरा काम हमारा अच्छे से हो पाएगा, सारे पूरे काम से कमियां हम लोग दूर कर पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने डिवीज़न ऑफ वर्क का प्रिंसिपल दिया। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी, जब भी हम लोग किसी को कोई काम देते हैं
टारगेट, कोई टारगेट उसको दिया और अगर उसको हम लोगों ने अथॉरिटी उस टारगेट के अकॉर्डिंगली नहीं प्रोवाइड की तो उसके द्वारा उसका टारगेट अचीव करने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सेल्स का बंदा है, वो सेल कर रहा है और वो डील क्लोज करने वाला है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि जो कस्टमर है वो उसे क्रेडिट लिमिट चाहिए, उसे क्रेडिट चाहिए 15 दिन की। अब हमारे सेल्स गाई जो है, वहाँ पे सेल्स का जो मैनेजर बैठा हुआ है, उसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि मैं ज़रूरत पड़ने पे क्रेडिट दे सकता हूँ। ये अथॉरिटी उसके पास होनी चाहिए। अगर ये अथॉरिटी उस समय उसके पास होगी तो वो डील क्लोज़ कर देगा, और अगर ये अथॉरिटी उसके पास नहीं होगी तो वो डील क्लोज़ नहीं कर पाएगा। तो दैट माइट शो द इनएफिशिएंसी ऑफ दैट मैनेजर। तो अगर अथॉरिटी उसके टास्क के अनुसार नहीं है तो वो टास्क पूरा करने में एक रोड़ा बन सकती है। फिर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। जिस काम को किसी को डिलीवर किया, किसी को असाइन किया गया है कोई काम, तो उस काम की जिम्मेदारी भी उसे हमें देनी चाहिए। फ्यूल के अनुसार अथॉरिटी दो तरीके की होती है। एक होती है ऑफिशियल अथॉरिटी और दूसरी होती है पर्सनल अथॉरिटी। ऑफिशियल अथॉरिटी जो आपको कंपनी के द्वारा, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा मिल जाएगी। आपके जॉब, आपके जिस पोस्ट पे, उस पोस्ट से रिलेटेड आपको अथॉरिटीज़ मिल जाएंगी। लेकिन पर्सनल अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो एक मैनेजर खुद अर्न करता है, खुद अपने व्यवहार से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने पास्ट में लिए गए डिसीजंस से वो ये अथॉरिटी खुद जनरेट करता है और अपनी अथॉरिटी के बाहर की चीज़ों को भी वो कर ले जाता है बिना किसी ऑफिशियल अथॉरिटी। डिसिप्लिन, ये फ्यूल का मानना था कि मैनेजमेंट में डिसिप्लिन के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग विद्यार्थी हैं, सबको पता है कि डिसिप्लिन, हाउ मच दिस वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट इन द कॉमन लाइफ, नॉट ओनली स्टूडेंट्स लाइफ, एवरी लाइफ। अगर मैं एक किसान हूँ, वहाँ भी मुझे डिसिप्लिन की ज़रूरत है। मैं आम आदमी हूँ, मैं कहीं जॉब करता हूँ, हर जगह डिसिप्लिन से हम अपने टाइम को बचा सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को बचा सकते हैं, अपना वेस्टेज को कम कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन कैन मेक थिंग्स हैपन अप टू द मार्क। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन गुड। बड़े गोल के नीचे छोटे गोल को दबा देना, इसका सीधा मतलब यही होता है। और इस मतलब के अनुसार हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में अगर कभी कभी ज़रूरत पड़े तो हम इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को हम लोग कभी कभी नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं, हर आदमी की अपनी प्रॉब्लम होती है। बट ऑर्गेनाइजेशनल गोल अगर हम अचीव करेंगे तो हर आदमी के लिए वो बेनिफिशियल होगा। इसीलिए हम किसी एक आदमी के गोल और इंटरेस्ट को ध्यान में न रखते हुए ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ध्यान में रखते हैं। ये मानना था हेनरी फ्यूल का। नाउ यूनिटी ऑफ कमांड। जिस प्रकार हमें F.W. टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट दिया था कि हर काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और हर काम के लिए एक अलग मैनेजर होना, तो वहाँ पे क्या था कि एक वर्कमैन पे हो सकता है कई जगह से ऑर्डर आए, लेकिन फ्यूल का ये मानना था कि ऑर्डर जो भी आए वो एक जगह से आए, ताकि दो ऑर्डर आपस में कभी भी कॉन्ट्रास्ट न कर पाए। एक ऑर्डर मुझे टाइम सेविंग करने के लिए कह रहा है, दूसरा ऑर्डर मेरा ध्यान कहीं और भटका रहा है, तो मेरा टाइम भी सेव नहीं हो पाएगा और मैं दूसरे काम को भी ठीक से नहीं कर पाऊँगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब कि ऑर्डर शुड बी ड्रिवन फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन। एक दिशा से ही हमारे पास आदेश आना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए। चार बॉस रहेंगे तो वो चारों चार तरह की बातें करेंगे और इससे वर्कमैन की एफिशिएंसी पे असर पड़ सकता है। There should be one and only one boss for every individual employee.
If violated, authorities undermined, discipline is in jeopardy, order distributed and stability threatened. तो अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग नहीं मान पाते हैं तो हमारी स्टेबिलिटी पे बड़ा ही एक आघात पहुंचता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑल यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव, एक गोल के पीछे। एंड ऑफ द डे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, एक गोल, मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है कि मुझे प्रोडक्शन करना है, सेल्स डिपार्टमेंट का काम है मुझे सेल्स करना है, लेकिन एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी इज, प्रोडक्शन का एक भी काम है कि हमें कॉस्ट कंट्रोल करना है, सेल्स का एक काम है कि हमें टाइम के अंतर्गत दिए हुए समय में अपने टारगेट को पूरा करना है। तो एंड ऑफ द डे दे ऑल आर रनिंग टुवर्ड वन डायरेक्शन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उसके बाद फ्लोर का मानना था रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। रिम्यूनरेशन जो एम्प्लॉयज का होना चाहिए फ्यूल के अनुसार, वो सेटिस्फाइंग होना चाहिए, उनकी एफिशिएंसी के आधार पर होना चाहिए और लगभग समान होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, centralization of decision making authority is called centralization, whereas its dispersal among more than one person is known as, एक जगह से आदेश आना, इसका मतलब है सेंट्रलाइजेशन, और एक ही आदेश को अलग अलग डिपार्टमेंट में फिर फैला देना, सब लोग मिलके एक ही ऑर्डर के पीछे काम करना, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। Scalar chain, the formal lines of authority from highest to lowest rank are known as scalar chain। जो हमारा ऑर्डर है वो ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए और फीडबैक नीचे से ऊपर की तरफ आना चाहिए, जिससे हमारा कम्युनिकेशन चैनल स्ट्रॉन्ग होता है और हमारे डिसीजंस में हमारे ग्राउंड लेवल के एक्सपीरियंस भी कंसीडर होते हैं। Organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and subordinates। और सारे मैनेजर्स को जो भी डिसीजन ऊपर से लिया गया है उनको फॉलो करना है और उनके सबऑर्डिनेट्स को भी उसी के अनुसार काम करना है। ऑर्डर, people and materials must be suitable place at appropriate time for maximum efficiency। ऑर्डर से मतलब यहाँ पे आदेश से नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है क्रम, स्थिति, लोग और मटेरियल, ये दोनों चीज़ों को एग्जैक्टली उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे इनका इस्तेमाल है, जिससे हम लोग टाइम सेविंग कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए एक और लाइन है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ऐसी जगह जहाँ पे हर चीज़ रखी हो और हर चीज़ के लिए एक जगह निर्धारित होनी चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि हम लोग जैसे हमें जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है वो हमारे आसपास मौजूद हो और हमारे आसपास वो सारी चीज़ें मौजूद हो जिनकी हमें ज़रूरत है। दोनों बातें एक ही हैं। ऐसा नहीं कि हमें छोटे से काम के लिए हमें एक लंबा 10 कदम चल के जाना पड़ता है, फिर मैं वो सामान उठाता हूँ, फिर लेके आता हूँ, फिर उसका इस्तेमाल करता हूँ, फिर उसको रखने जाता हूँ, फिर दूसरा सामान उठाने के लिए कहीं और जाता हूँ। इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है और एंड ऑफ द डे इट इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब द एफिशिएंसी ऑफ वर्कमैन। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ इक्विटी, इक्विटी मतलब समानता। Good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible। हमें पता है कि वर्कमैन जो भी हमारा वर्क फोर्स है वो ह्यूमन बीइंग है एंड देयर आर फ्यू बेसिक एटिकेट्स थ्रू इन विच द ह्यूमन बीइंग्स शुड बी ट्रीटेड। और इस एटिकेट का फॉलो करने से हमारे एम्प्लॉयज़ में एक बॉन्डिंग, एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, जिस बॉन्डिंग की वजह से एम्प्लॉय थोड़ा बहुत नुकसान भी अपना झेल जाता है। मुश्किल से मुश्किल बदलाव को भी एम्प्लॉय आसानी से एडजस्ट कर लेता है। इसके बड़े फ़ायदे होते हैं।
ऐसी कोई बात नहीं जिससे नहीं कहना जिससे किसी एम्प्लॉय को हर्ट हो, उनके उनके तबीयत का ख्याल रखना, उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें आती हैं इक्विटी में। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनैलिटी। इसके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा काम इन द इंडस्ट्री, इन द फैक्ट्री, इन द बिजनेस, वी आर आर वर्क इज़, हमारा मोटिव क्या है वहाँ पे अपने काम को पूरा करना, न कि कोई लड़का है कोई लड़की है, कोई गोरा काला और कंट्री लैंग्वेज के आधार पर उनके साथ भेदभाव करना। इससे हमारे प्रोडक्शन पे, हमारे एफिशिएंसी पे असर पड़ेगा। इनिशिएटिव, पहल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं उनका लंबे समय तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहना ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद है, ये हेनरी फ्योल का मानना था। और इसे लगभग सभी जो भी मैनेजमेंट के इंटेलेक्चुअल्स है इस बात को से सहमत हैं, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय हमारे साथ 1-2 साल 3 साल 5 साल बिता लेता है, उसके पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कीमत आप लगा सकते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, दैट इज़ एक्सपीरियंस, दैट इज़ द बॉन्डिंग विद द कंपनी। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। हो सकता है उस एम्प्लॉय से सस्ता एम्प्लॉय में मिल जाए, लेकिन जो एक्सपीरियंस उसके पास है, जो बॉन्डिंग उसकी कंपनी के साथ है, उसका फ़ायदा कंपनी को मिलने वाला है आने वाले फ्यूचर में, और उसे कंपनी नज़रअंदाज नहीं करती। अगर ऐसा करती है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ही होना है। इनिशिएटिव, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं इंक्लूडिंग मैनेजर्स, वर्कमैन, सबको मोटिवेट करना कोई भी नई चीज़ करने के लिए। अगर वो कोई भी एक हमारे पास, मैंने एक चैनल बना के दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को करने के लिए, अगर कोई एम्प्लॉय फील करता है कि इस चैनल से बेटर एक और तरीका है, तो उस तरीके पे उसे काम करना चाहिए। उससे कोई नुकसान होता है तो वो कंपनी को मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं, डोंट वरी, विल टेक केयर ऑफ इट, यू डू योर इनिशिएटिव। तो ऐसा करने से उनके अंदर एक ऊर्जा आती है, और वो यहाँ पे फिर वो कंपनी, उनको लगता है कि कंपनी उनकी भावनाओं का कदर कर रही है, उनके अनुभव का, उनके नॉलेज का कंपनी के पास कद्र है, उनके नॉलेज की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिरिट द कॉर्प्स। इस शब्द का मतलब होता है टीम स्पिरिट। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग ओहदे पे बैठे होते हैं लोग, डिफरेंट पोस्ट, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी अलग अलग पावर्स हैं, लेकिन सबको एक टीम की तरह काम करना होता है। उन लोगों का मानना था कि अगर सभी लोग मिल के काम करें, टीम की तरह काम करें, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हारमनी रहेगी, और जहाँ पे हारमनी होगी वहाँ पे सक्सेस का आना श्योर एंड सर्टेन है। और इसका एक एग्जांपल है कि एक मैनेजर को कभी भी बात करते समय आई शब्द के इस्तेमाल के बजाय वी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। ही शुड नॉट यूज़ द आई अचीव दिस टारगेट, नो, ही डिडंट अचीव द टारगेट अलोन, उसने पूरी टीम के साथ टारगेट अचीव किया है। तो अगर वो वी शब्द का इस्तेमाल करता है, इसका मतलब वर्कर्स को लगता है, वर्कर्स के पास एक मैसेज जाता है कि नहीं, हम सब लोगों ने मिल के काम किया है, और वी आर गेटिंग द क्रेडिट ऑफ द वर्क डन। तो इस तरीके से हेनरी फ्योल ने जनरल मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए। और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की हैं आपके बुक से। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, जिनका इस्तेमाल अलग अलग जगहों, अलग अलग कंट्रीज़ में होता है, अलग अलग कंपनीज़ करती हैं, और ये सारे काम कंपनी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे कि जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। कई बार ऐसा होता है, कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको इन्वेंट्री कैरी करना जिनके लिए आसान होता है, न कि फिनिश्ड गुड को कैरी करना, तो वो प्रोडक्शन को उस लेवल पे ले जाकर रोक देते हैं जहाँ पे उनको सिर्फ असेंबल करके चीज़ों को तैयार करना हो, क्योंकि असेंबल करने के बाद उनका होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे आपने कभी नैनो कार के बारे में सुना होगा, नैनो कार के कॉस्ट के बारे में आपने सुना होगा कि सिर्फ 1 लाख रुपए में कार आती थी। तो उसका जो असली कॉस्ट, उसका कॉस्ट कटिंग हुआ था, वो कहाँ से हुआ था आपको पता है? दैट कॉस्ट कटिंग
was done in transportation. How? नैनो कार पूरी असेंबल होके फैक्ट्री से नहीं आती थी, वो पार्ट्स, उसके पार्ट्स अलग अलग आते थे डब्बों में भर के, और उन पार्ट्स को शोरूम में आपके ऑर्डर के अनुसार तुरंत उसे असेंबल करके डिलीवर किया जाता था। तो जब कार पैक आके कई टुकड़ों में बट के आती थी, तो एक ही मतलब जिस गाड़ी से अगर मान लीजिए 6 कार मैं ले आ पाता हूँ, उस गाड़ी में कम से कम मेरे पास 10 कार को या 15 कार का सामान लेके जाने की क्षमता हो गई, जिससे हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस काफ़ी कम हो गया। तो इसको हम लोग एक जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ही ऑर्डर आया हमने उसको मैन्युफैक्चर किया और तुरंत उसको डिलीवर कर दिया, जिससे हमारा होल्डिंग ऑफ फिनिश्ड गुड जो कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड, वो क्या होता है, वो रिड्यूस होता है, और हम अपने कॉस्ट कटिंग में इसकी बहुत इससे मदद मिलती है। The system is implemented by the use of visual signals or Kanban. This word is written in uppercase. It means it has some importance. Kanban एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोग्रेस की पड़ताल करते हैं। हमें पता करते हैं कि हमारा कितने स्टेप में वर्क चल रहा है और कौन सा काम कौन से लेवल तक पहुंच के रुका हुआ है। दैट इज़ kanban। kanban में एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड में सारे जो भी जॉब सबको असाइंड होते हैं वो सारे जॉब्स लिखे रहते हैं, उनके नाम लिखे रहते हैं उनके मैनेजर्स के, और हर वर्क का टिल डेट कंप्लीशन स्टेटस उस बोर्ड में मेंशन होता है। इससे हम लोग कंपेयर भी कर लेते हैं, इससे हम लोग मैनेज कर लेते हैं कि सारे काम कब कंप्लीट होंगे, ताकि अगर हमें डिलीवर करना है तो हमें इस टाइम पे, तो सारे कैलकुलेशन करके हम लोग kanban बोर्ड के माध्यम से एक डेट डिसाइड कर लेते हैं कि इस डेट में हमें सारी चीज़ें क्लियर चाहिए। तो kanban एक तरीके का सुपरविज़न का, मॉनिटरिंग का एक प्रोसेस है। काइजन एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर, फॉर इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस चेंज। कभी कोई एक ऐसा स्टेप बिजनेस में या हमारे लाइफ में नहीं होता विच कैन बी सेड द परफेक्ट वन। एक कहावत कही गई है कि व्हेन वी स्टॉप अपडेटिंग वी आर डेड। कोई भी चीज़ जब अपडेट होना बंद हो जाती है, चेंजेस के साथ अपग्रेड करना बंद हो जाती है, तो वो चीज़ डेड हो जाती है धीरे धीरे। वही बात यहाँ भी लगती है। ऐसा नहीं कि हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में सारे रूल्स को लागू कर दिया, सारे प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट कर दिया, सब कुछ अच्छे से चल रहा है और हमें कुछ नहीं करना। नहीं, हमें कंटिन्यूअस अपनी जांच करनी रहती होती है और उसके अनुसार हमें बदलाव करते रहने पड़ते हैं। और काइजन, जैसा मैंने बताया कि चेंज फॉर बेटरमेंट, काम को अच्छा और अच्छा करना इट इंक्लूड, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट रिगार्डिंग स्टॉक, वेस्ट रिगार्डिंग टाइम, जस्ट इन टाइम डिलीवरी, प्रोडक्शन लोड, लेबलिंग ऑफ अमाउंट एंड टाइप्स, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क, बहुत सारी चीज़ हम काइजन के अंतर्गत में करते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए होता है। इफेक्टिवनेस का मतलब आपको याद होगा, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस भी किया था, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग वर्क ऑन टाइम। इट इज़ अ मैनेजमेंट फिलॉसफी फोकसिंग ऑन रिडक्शन ऑफ 7 वेस्ट्स: ओवर प्रोडक्शन, वेस्टिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री एंड स्क्रैप। जिस तरीके से हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में देखा था F.W. टेलर द्वारा, उन्होंने इन सारे वेस्ट पे काम करने के लिए बताया था, तो उससे मिलता जुलता ये भी मैन्युफैक्चरिंग का एक कह सकते हैं हम लोग एक तरीका है। 6 सिग्मा, इट इज़ अ डेटा ड्रिवन अप्रोच दैट कैन हेल्प एनी ऑर्गेनाइजेशन वॉट एवर सेक्टर और फील्ड इट माइट बी ऑपरेटिंग इन टू ब्रिंग डाउन इनएफिशिएंसी। और ये जो 6 सिग्मा है, जिस तरीके से लीन मैन्युफैक्चरिंग इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए है, 6 सिग्मा एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होता है। हम किसी भी चीज़ में डील करते हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, 6 सिग्मा उसमें हमारे इनएफिशिएंट जो भी वर्क है उनको रिमूव करके एफिशिएंसी को लागू करता है।
It has a strong customer-oriented approach that relies on data to create more efficient process or refine existing process. ये सारे ऐसे तरीके हैं जो कि आजकल की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल की जाती हैं। उनको अलग अलग तरीके का नाम दिया गया है और इनका इस्तेमाल होता है। आप बुक में पढ़ लीजिएगा इनके बारे में, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ लेट मी नो। आई विल डू सम मोर रिसर्च एंड I will come back with some more examples to help you guys. Okay. Now there is a little difference between Henry Fayol and F.W. Taylor's concept of management perspective. हेनरी फेयोल ने टॉप लेवल मैनेजमेंट पर ध्यान दिया, जबकि F.W. टेलर ने शॉप फ्लोर लेवल ऑफ अ फैक्ट्री, उन्होंने नीचे काम करने वालों पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्शन उनको करना होता है। उनका मानना था कि वहाँ से अगर हम कोई बदलाव करना शुरू करें, और हेनरी फेयोल का मानना था कि अगर हम ऊपर से अगर हम अपनी डिसीजन मेकिंग प्लानिंग को ठीक रखें तो हम लोग वर्कमैन से भी काम करा सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड हेनरी फेयोल स्टॉन्च प्रपोनेंट का स्टॉन्च जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है टू स्टॉप। हेनरी फेयोल और प्रपोनेंट का मतलब होता है सपोर्टर। तो हेनरी फेयोल के अनुसार यूनिटी ऑफ कमांड एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, आपके गोल ऑफ मैनेजमेंट को अचीव करने के लिए। लेकिन F.W. टेलर ने did not feel that it is important as under functional foremanship. F.W. टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप करके एक आदमी के ऊपर 4 बॉस 5 बॉस की व्यवस्था उन्होंने अपने मैनेजमेंट जो फिलॉसफी उनकी जो थी प्रिंसिपल्स उनमें उन्होंने दिया था। एप्लीकेबिलिटी हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह उनका इस्तेमाल हो सकता है, जबकि F.W. टेलर के लिए के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस होनी चाहिए, वहाँ पे उनका इस्तेमाल हो सकता है। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पर्सनल एक्सपीरियंस, हेनरी फेयोल ने अपने अनुभव के आधार पे इन प्रिंसिपल्स की रचना की, जबकि F.W. टेलर ने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कर करके अपने प्रिंसिपल को स्वरूप दिया। फोकस हेनरी फेयोल के मैनेजमेंट प्रिंसिपल का फोकस होता है इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। इनका ये मानना है कि प्रशासन ठीक रहेगा तो उत्पादन भी ठीक हो जाएगा, जबकि F.W. का मानना था कि प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ा लेते हैं हम लोग तो हमारा प्रशासन अपने आप ठीक हो सकता है। पर्सनली वी नो हिम दैट ही इज़ अ प्रैक्टिशनर, ही इज़ साइंटिस्ट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज। Keep preparing notes, start solving case studies. If you have any, share me, we'll discuss, and keep giving me feedback. Let me know your doubts if you have any, and start subscribing, sharing, and liking the video and the channel. For the time being,